दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम भारत के भूगोल के सामान्य परिचय, पड़ोसी देश और भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का सामान्य भूगोल। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है और ये तथ्य आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जो अंतिम जनगणना है और इसके अनुसार दोस्तों भारत में कुल 6,40,932 गांव है और भारत विश्व के स्थलीय भाग के क्षेत्रफल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है और समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। सबसे पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। और अगर जम्मू कश्मीर का नाम लिया जाए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर अब राज्य के रूप में नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में और मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम दोस्तों जान लीजिए पिगमिलियन पॉइंट था और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में है। भारत का सबसे दूरस्थ या सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु ये किविथु अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर में विस्तारित है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के सर्वाधिक तटीय सीमा की बात करें तो भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है जिसकी तटीय सीमा 1,214.7 किलोमीटर, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जिसकी तटीय सीमा 1,962 किलोमीटर है और राज्यों में गोवा की तटरेखा सबसे छोटी 101 किलोमीटर है। दोस्तों भारत के कुल 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के कुल 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। विशाल देशांतरी विस्तार के कारण भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बीच जो स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है
और भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटा आगे है। अब आइए भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका हैं। और भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। और भारत देश की प्राकृतिक सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा जो है, कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित सीमा वह सीमा रेखा होती है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति के द्वारा अध्यारोपित किया जाता है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, जिसका निर्धारण ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। और भारत की स्थलीय सीमा चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2009 के आंकड़ों के अनुसार हैं। दोस्तों देखिए, भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। और अफगानिस्तान और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। 31 अक्टूबर 2019 के नए आंकड़ों के अनुसार, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है 31 अक्टूबर 2019 से, तो अफगानिस्तान और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं, जबकि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल हैं। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, भारत के म्यांमार की जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। और समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग यानी तमिलनाडु से अलग होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। पाकिस्तान भारत से रेडक्लिफ रेखा द्वारा अलग होता है और चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। और अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा से पृथक होता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानने के बाद आइए देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और द्वीपीय भाग और तटीय मैदान में बांटा गया है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ, 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ, 27.7% भूभाग पर पठार और 43.2% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। सबसे पहले आइए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो हिमालय पर्वत का निर्माण तेथिस सागर के मलबे के ऊपर उठने के कारण माना जाता है, जबकि आधुनिक भूगोलविदों का मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुआ है।
हिमालय का निर्माण आयु के आधार पर और वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 प्रमुख समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में इसको बांटा जा सकता है, जिसमें ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य या उप हिमालय शिवालिक में बांटा जा सकता है। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ट्रांस हिमालय तो हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी केटू या गाडविन आस्टिन 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। और सिंधु सांगपो सतर क्षेत्र, दोस्तों सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। ट्रांस हिमालय के बाद आइए देखते हैं बृहद हिमालय के बारे में। तो दोस्तों बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, ये नेपाल में है। और आप जान लीजिए कि नेपाल और चीन ने आधिकारिक रूप से माउंट एवरेस्ट की नवीनतम ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, नंगा पर्वत, नंदा देवी कामेट और नामचा बरवा, ये बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। ये तथ्य महत्वपूर्ण हैं। लघु हिमालय तो लघु हिमालय मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधार और नागटिबा श्रेणियां हैं। पीर पंजाल कश्मीर लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। और बृहद और लघु हिमालय के मध्य लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां हैं। और दोस्तों लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित हैं, याद रखिएगा, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी गुलमर्ग और सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। और देखिए मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, ये सभी लघु हिमालय में स्थित महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्शनीय स्थल हैं। और मेन बाउंड्री फॉल्ट दोस्तों ये लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। बाह्य हिमालय तो ये बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय कहते हैं। ये हिमालय का नवीनतम भाग है। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनेक घाटियां हैं। पश्चिम में इन घाटियों को दून और पूर्व में दुआर कहते हैं। तो दून घाटियां लघु और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित हैं, जैसे देहरादून। और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। तराई दलदली और वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दोस्तों देखिए, पंजाब हिमालय ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य है, 800 किलोमीटर लंबाई। और असम हिमालय ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। भारत के भौतिक विभाजन में दूसरा विभाजन प्रायद्वीपीय पठार है। तो दोस्तों आप जान लीजिए प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अरावली भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। गुरु शिखर अरावली के माउंट आबू पहाड़ी पर है। और बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और मालवा पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो चंबल और बेतवा नदी, चंबल और बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती हैं। दोस्तों उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत श्रेणियां अलग करती हैं। और मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के पास हुई है। और मैकाल पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी निकलती है।
भारत का रूर, दोस्तों रूर जो है ये जर्मनी का रूर प्रदेश है जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी के आधार पर भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है और छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर देखिए धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है और पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर के तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है और सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम है। पश्चिमी घाट को दोस्तों एक अन्य नाम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री को दो भागों उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। तो याद रखिएगा। और उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई 1646 मीटर और कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। दोस्तों दक्कन का पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी पाया जाता है और दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है और धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में बाबा बूदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिर की पहाड़ी हैं। तो याद रखिएगा, कई बार पूछता है कि बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो बाबा बूदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछा है दोद्दा बेटा 2637 मीटर है। दोद्दा बेटा दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। ये अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है अन्नामलाई पहाड़ियों में और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। अब आइए देखते हैं तीसरा भौतिक विभाजन उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातली स्वरूप के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर और खादर प्रदेश। भाबर प्रदेश के अंतर्गत शिवालिक की तलहटी में सिंधु, पश्चिम से तीस्ता नदी पूरब तक फैली हुई है। और दोस्तों भाबर प्रदेश कंकड़, पत्थर, बजरी की अधिकता पाई जाती है। भाबर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियां यहाँ विलीन हो जाती हैं। दूसरा तराई प्रदेश है। तराई प्रदेश में आर्द्रता अधिक होती है जिसके कारण प्रायः तराई मैदान दलदली क्षेत्र होते हैं। भाबर प्रदेशों की विलुप्त नदियां तराई में पुनः सतह पर आ जाती हैं। और दोस्तों तराई प्रदेशों में घने वन होते हैं। तराई प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। और देखिए बांगर प्रदेश जो होते हैं ये बांगर मैदानी भागों का उच्च भाग है जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। बांगर मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ और रेत की अधिकता होती है और बांगर को स्थानीय भाषा में भूड़ भी कहा जाता है। खादर प्रदेश को जानते हैं। खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। तो बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। खादर प्रदेश में नदियों के बाढ़ द्वारा हर वर्ष नई मिट्टी लाई जाती है। खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश अथवा बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ खादर प्रदेश यानी डेल्टा का निर्माण करती हैं। अंतिम और चौथा विभाजन द्वीपीय भाग है। दोस्तों भारत के जो दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये भारत के दो द्वीप समूह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है
और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 द्वीप अधिवासित हैं। निकोबार द्वीप समूह में 22 मुख्य द्वीप और 10 अधिवासित हैं। सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। और अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है और लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप के मात्र 10 द्वीपों पर ही मानव की आबादी है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडराट या एंडराट द्वीप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडराट या एंडराट है। दोस्तों, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है और भारत में नारकोंडम और बैरन नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। नारकोंडम सुषुप्त और बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। भारत के भौतिक विभाजन में जो 5वां प्रमुख विभाजन है वो समुद्र तटीय मैदान है। भारत के पूर्वी समुद्री तटों का कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय क्षेत्र कोरोमंडल और कृष्णा डेल्टा से उत्तर तटीय क्षेत्र तक उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। पारादीप ओडिशा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई में वीओ चिदम्बनार तूतीकोरिन बंदरगाह और कामराज एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अलावा दोस्तों पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चिल्का ओडिशा और कोलेरू आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून हैं। देखिए दीनदयाल कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मुर्मगांव गोवा में, न्यू मंगलौर कर्नाटक में, कोचीन केरल में और नहावा शेवा महाराष्ट्र में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भाग को गुजरात तटीय मैदान और काठियावाड़ तटीय मैदान तथा महाराष्ट्र और गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तटीय क्षेत्र को दोस्तों आप जान लीजिए कनारा तट और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। और मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी। इसमें आपने भारत के भूगोल का सामान्य परिचय, भारत के पड़ोसी देश और भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।